नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसएससी सीजीएल की सबसे टफेस्ट शिफ्ट जो कि हुई थी अभी 26 जुलाई को, 26 जुलाई 2023 को। तो इसकी शिफ्ट 1 है, 9 से 10 में कंडक्ट हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो क्या दे रखा है, 1755 डिवाइडेड 39 इंटू कोष्टक 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का 4 माइनस 2। यही अभी से करना शुरू करते हैं। तो इसमें लग रहा है हमारा बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर डिवाइडेड, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद फिर प्लस माइनस। तो हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस को भी एक साथ सोल्व कर सकते हैं। पहले करेंगे हम कोष्टक वाले को। तो कोष्टक में क्या दे रहा था हमें, 8 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से इसे डिवाइड करो, कितना आएगा 7। मतलब ये क्या बन गया हमारे पास में, 8 माइनस 7 कोष्टक में 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब अब क्या बना हमारे पास पे, 1755 डिवाइडेड 39 इंटू 1 माइनस 2। अब 39 से 1755 को काटो। अब 39 का टेबल नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो पता है ना, 13 से कट रहा है, 13 से काट लो। 13 से काटेंगे इसे 3 बार। 13 से कितनी बार कटेगा, 13 कम 13 बचा 4, 13 3 39 और 13 5 65 बटे 3 माइनस 2। 3 से 135 काट लो, कितनी बार कटेगा 45 माइनस 2 बराबर 43। अब ये हो गए उनकी जिनकी कैलकुलेशन सही नहीं है। अब कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो ये कितना दिख रहा होगा आपको, मान के चलो ये 1600 है, तो 40 इंटू 40 है, ये ही नहीं है। मतलब 40 से ऊपर की चीज है 39 के लिए। तो 40 से ऊपर देखो, 9 के पहाड़े में 45 कब आता है, 5 कब आता है लास्ट में। जब लास्ट में डिजिट क्या हो, 5 हो, मतलब 9 इंटू 5 करूंगा तभी 45 आएगा। इससे पहले तो संभव नहीं है कि 9 के पहाड़े में कहीं पे 5 आएगा, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। मतलब 39 इंटू 40 से ऊपर की सीरीज है। 40 से ऊपर में 5 कब आता है, 45 में ही आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम देख सकते थे कि 39 के पहाड़े में 45 आता है। बाकी अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर कैलकुलेशन वीक है तो आप 13 से मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करके ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा, ए बी एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 4 से विभाजित है और इसमें क्या है, ए छोटा है बी से। पहली कंडीशन क्या है इसमें कि ए छोटा है बी से, मतलब क्या है, या तो हम कह सकते हैं ए छोटा है बी से, या क्या कह सकते हैं बी बड़ा है ए से। दूसरी चीज क्या है कि 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगी। जैसे मैं कहूं कोई संख्या कितनी भी बड़ी ले लो, उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या ही 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब इसमें बी ए से बड़ा है, पहली कंडीशन तो ये है। अब लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, सारी इवन होंगी क्योंकि 4 से डिविजिबल है। 4 के पहाड़े में हर संख्या क्या होती है, इवन होती है। तो लास्ट डिजिट क्या हो सकती है हमारी, अगर इवन की बात करें तो सारी इवन संख्या लिखते हैं, 0 2 4 6 8। अब ए 0 नहीं हो सकता कभी, क्यों नहीं हो सकता, संख्या देखो क्या है, ए बी। अगर मैं ए को 0 रख दूं तो संख्या क्या बचेगी हमारे पास में, खाली बी ए बी। अगर किसी संख्या के पीछे मैंने ये लगा, जैसे मान के चलो 0 9 9, तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही क्या हुआ, 999 3 अंकों की बन जाएगी। इसलिए हम ए को 0 नहीं रख सकते। ए को क्या रख सकते हैं, 2 4 6 या फिर 8। अब ये देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट रख के कि ये 4 से डिविजिबल है नहीं। पहले आप अपन b को भी 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि b a से बड़ा है। अगर a 0 को रखेंगे तो a बड़ा हो जाएगा। 1 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। जबकि क्या कह रखा है हमारे पास में कि b a से बड़ा है। अब 2 के केस में हम 3 रख सकते हैं। अगर 3 और 2 को देखेंगे तो 4 से डिविजिबल है, 4 8 32 होता है। क्या हम 4 रख सकते हैं? 4 और 2 को देखो, ये 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो 4 भी नहीं रख सकते। 5 को रख सकते क्योंकि 52 4 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 6 भी नहीं रख सकते। क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 7 और उसके बाद 9। मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी पॉसिबल हो गई हमारे पास में, 4। 4 के केस में देखो, 4 तक तो हम वैल्यू रख ही नहीं सकते बी की,
क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 नहीं रख सकते। उसके बाद 6 रख सकते हैं, 64 4 से डिविजिबल होगा। 7 रख सकते हैं, 7 भी नहीं रख सकते। उसके बाद क्या रखना पड़ेगा हमें, 8 रखना पड़ेगा। उसके बाद 9 भी नहीं रख सकते। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास में, 2 वैल्यू यहाँ से आ गई और 4 यहाँ से आ गई। अब 6 वाले केस में देखो, 6 तक तो कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते, उसके बाद रखना शुरू करेंगे। 7 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 8 नहीं रख सकते, उसके बाद क्या रखना पड़ेगा हमें, 9। तो 2 वैल्यू यहां से आ गई। 8 वाले केस में 8 तो रख ही नहीं सकते, क्या रख सकते हैं, केवल 9। तो क्या 98 14 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हमारे पास में टोटल संख्या कितनी हुई, 4 + 2 + 2, 4 और 2 6 और 2 8। मतलब हमारे पास में कितनी पॉसिबल संख्या आ जाएंगी, 8 ऐसी टोटल पॉसिबल संख्या जो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में, सवाल जो है कह रहा है कि हमारे पास में 400 ग्राम है, लेकिन एक फॉल्टी मशीन है, वो दिखा रही है इसे 350 ग्राम। ठीक है, कोई फॉल्टी मशीन है, वो 400 ग्राम को 350 ग्राम बताती है। अब हमें बनाने हैं 200 ग्राम के पैकेट, तो 200 ग्राम के पैकेट बनाने हैं। अब हमने मशीन से तोला, तब तो ये 200 ग्राम था, लेकिन इसका एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा। अगर वो मशीन 400 ग्राम को 350 ग्राम दिखा रही है, तो हमने वेट कितना ले लिया, इसका आधा ले लिया। तो हमारे पास में एक्चुअल भी इसका आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब ये तो हमारे पास में मशीन शो कर रही थी, और ये क्या है हमारे पास में एक्चुअल, तो इसका आधा करो कितना हो जाएगा, 175 ग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसे बेच रहे हैं 880 रुपए प्रति किलोग्राम। तो हमारे पास में सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 880 पर केजी। अब इसका निकाल लेते हैं हम, 175 ग्राम का सीपी निकाल लेते हैं। तो 880 बटे कितना आ जाएगा, 1000 इंटू 175। तो 1 0 से 1 0 काटो, 25 से 4 बार, 25 से 7 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा, 22 बार। मतलब 22 इंटू 7 हमारा क्या आ गया, सीपी। अब इस पे निकालना है हमें, कैसा निकालना है कि 25% का लाभ हो। तो हमें इसे बेचना किस मूल्य पे है, कि जब हमें 25% का लाभ हो ऐसे मूल्य पे बेच देते हैं। 25% का लाभ होने का मतलब क्या है कि इसे 125% वैल्यू पर बेच दो। 25 से कितने बार कटेगा, 5 बार, ये 25 से 4 बार, ये 2 बार और ये 11 बार। तो 7 इंटू 5 करें कितना हो जाएगा, 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 बटे 2। 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करते कैसे, अगर 2 डिजिट हो तो 2 डिजिट, पहली डिजिट यहाँ लिखेंगे और दूसरी को लिख देंगे यहाँ, बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों का जोड़। तो 3 और 5 करो कितना आ जाएगा, 8 बटे कितना आ जाएगा, 2 से इसे काट लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 192.5। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आ रहा है इतना समझ, कर पाएंगे भैया। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारे पास में, कि कुछ पुरुष थे शुरू में, उन्होंने काम करना शुरू किया। मतलब अगर उन पुरुष को, सारे पुरुष अगर मिलके काम करें सारे दिन, समान पुरुष, तो काम खत्म हो जाता है 11 दिन में। लेकिन हो क्या रहा है कि प्रत्येक दिन पे 16 पुरुष काम छोड़ते जा रहे हैं। कि आज 16 ने काम छोड़ दिया, फिर कल 16 और ने छोड़ दिया, उसके बाद 16 और ने छोड़ दिया। तो काम क्या हो गया हमारे पास में, 4 दिन का एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 15 दिन चला। तो चलो मान लेते हैं, जैसे हमने मान लिया शुरू में जो पुरुषों की संख्या थी वो n थी, लेफ्ट टोटल मैन n थी। तो हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो जो टोटल वर्क है वो आ जाएगा हमारे पास में n इंटू 11। मतलब n मेन जो है वो 11 दिन में कोई काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि हर दिन पे 16 आदमी काम छोड़ रहे हैं। तो ये काम कितने दिन चला, तो ये चला 15 डेज। अब ऐसा हुआ क्यों कि फर्स्ट डे पे क्या हुआ, इन n व्यक्तियों ने ही काम किया, लेकिन सेकेंड डे पे क्या हुआ, इनमें से 16 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, मतलब n - 16 बच गए। थर्ड डे पे क्या हुआ,
थर्ड डे पे ये हुआ कि 16 और चले गए, मतलब 16 माइनस 16 मतलब कितने चले गए, 16 इंटू 2 व्यक्ति चले गए। उसके बाद फोर्थ डे पे क्या हुआ, फोर्थ डे पे इनमें से 16 और व्यक्ति चले गए, मतलब 16 और 16 तो पहले ही चले गए थे, 16 और चले गए, मतलब कितने चले गए, 16 इंटू 3, मतलब 15वें दिन पे आते आते क्या हो जाएगा हमारे पास में, एन में से कितने व्यक्ति छोड़ के चले आएंगे, 16 इंटू 14। तो जो हमारे पास में 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़े हैं, ये किसकी वजह से बढ़े हैं, जो 4 दिन का काम एक्स्ट्रा बढ़े हैं किसकी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि 16 व्यक्ति 14 दिन तक छोड़ के चले गए। तो मतलब 16 प्लस 16 इंटू 2 डैश 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 16 इंटू 14, ये व्यक्ति काम छोड़ के गए हैं, कितना काम छोड़ के गए, n इंटू 4, इसके बराबर काम छोड़ के गए। ये कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन, 4 दिन का काम बढ़ा है हमारे पास में, पहले हो रहा था 11 दिन में, अब हो रहा है 15 दिन में। तो ये 4 दिन का एक्स्ट्रा काम क्यों लगा, क्योंकि 16 जो व्यक्ति हर दिन छोड़ के जा रहे हैं, इनकी वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ रहा है इन्हीं व्यक्तियों से जो कम हुए हैं। मतलब अगर मैं 16 यहाँ से कॉमन ले लूं तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस 14 बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू 4। अब ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n क्या है हमारे पास में, 14, 14 प्लस 1 15 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, n इंटू 4। 4 से इससे काटो 4 बार, 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 7 बार। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 15 इंटू 4 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा, 420। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 420। तो शुरुआत में 420 व्यक्ति थे, लेकिन इनमें से क्या हुआ कि हर दिन जो है 16 व्यक्ति छोड़ के चले गए, इसकी वजह से काम जो है 4 दिन एक्स्ट्रा चला। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे, बढ़ाए जुलूस। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल कहना क्या चाह रहा है कि 2 वृत्त हैं और 2 बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, उन दोनों की त्रिज्या दे रखी है और उनकी बतानी है हमें कॉमन टेंजेंट। तो जब भी कॉमन टेंजेंट का पूछे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 अंडर रूट में r इंटू r। तो 2 दोनों की रेडियस क्या दे रखी है हमें, एक की दे रखी है 12, एक की दे रखी है 8। तो 2 अंडर रूट में 12 इंटू 6 कितना, सॉरी 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। 96 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 6, 16 में से क्या निकलेगा 4, तो 4 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 8 रूट 6। तो ये हमारे सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, सारी शिफ्ट कोई भारी नहीं आती है, कोई के क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 जो लेवल बढ़ा देते हैं शिफ्ट का। अब जैसे यही सवाल है, कुछ और सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, वो भी ऐसे 7 से 8 सवाल जो है इजी आते हैं, जो आपको बहुत कम समय में बन जाएंगे। और वो बहुत कम समय में क्यों बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे होते हैं जो कि आपका समय लेते हैं, तो आप उनमें कम समय लगा के इनमें ज्यादा समय लगा दो, बात वही पड़ेगी। लेकिन क्या है कि हम उलझे रहते हैं उन्हीं क्वेश्चन में कि बन क्यों नहीं रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर कोई सामान चुराता है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है, तुरंत चोर का पीछा करना आरंभ करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 24 मिनट बाद भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर होता है। अपराध स्थल से किस दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की किस चाल से तोड़ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान के चलो इस पॉइंट पे जो है चोर ने वो सामान चुराया होगा। अब 6 मिनट बाद क्या हुआ, अब ये 6 मिनट तक भागता रहा, चोर जो है 6 मिनट तक भागता रहा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस आकर पहुंची, उसके बाद जो है उसने चोर को देखा, तो चोर ने क्या किया, 24 मिनट तक और भागता रहा। उसके बाद इस पॉइंट पे जो है चोर आकर रुक गया, रुका नहीं है, भाग रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, तो रुक जाओ अभी देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसने बता दिया पहले भैया कि 24 मिनट के बाद भी क्या हुआ कि पुलिस वाला जो है चोर से 400 मीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर अभी भी चोर और पुलिस के बीच में दूरी है, यहाँ पे पुलिस वाला पहुंच गया। तो टोटल डिस्टेंस हुई कितनी, चोर जो है वो भागा है 30 मिनट टोटल,
चोर कितने मिनट भागा है? 30 मिनट। और किस स्पीड से भागा है? 20 किलोमीटर पर आवर की। मतलब वो कितना दौड़ा है? 20 किलोमीटर पर आवर से बटे में क्या कर दो 60, इसे घंटे में बदलने के लिए 30 से 2 बार, 2 से 10 बार, मतलब 10 किलोमीटर और टोटल अभी तक दौड़ लिया। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई हमारे पास में? वो आ गई हमारे पास में 10 किलोमीटर। अगर हम पुलिसकर्मी को देखें तो पुलिसकर्मी 400 मीटर कम दौड़ा है। टोटल यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है जो कि चोर ने तय की है, लेकिन पुलिस वाले ने 400 मीटर कम तय की है। तो 10 किलोमीटर में 4 किलोमीटर जाएगा, कितना बचेगा? 9.6। और कितने मिनट में किए? 24 मिनट में। तो बटे क्या आ जाएगा? 24 मिनट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कहीं से 60 से, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में जो पुलिसकर्मी की चाल है वो कितनी आई है? 24 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि किस दूरी पे वो पकड़ेगा। अब इनके बीच में ये 400 मीटर की दूरी और बची है। अब इनको वो तय करेंगे रिलेटिव स्पीड से। पुलिसकर्मी की जो चाल है हमारे पास में 24 है और थीक की चाल है हमारे पास में 20। मतलब ये किस चाल से दौड़ेंगे? 4 से। तो 400 बटे 4 इंटू 1000। 1000 का भाग क्यों दिया हमने? क्योंकि ये मीटर में है और जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से ये 1/10। तो हमारे पास में कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में टाइम 1/10 घंटे। अगर इसे मिनट में चेंज करना चाहे तो मिनट में चेंज मत करो भले, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में स्पीड चाहिए होगी, और स्पीड हमारे टाइम में है किलोमीटर पर आवर। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1/10। तो 2 किलोमीटर और भाग लेगा चोर। चोर कितना और भाग लेगा? 2 किलोमीटर और भाग लेगा। तो हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर तो पहले ही भाग लिया था, और अब कितना और भागा? 2 किलोमीटर अब जाके पकड़ में आया है। तो टोटल भागा है हमारे पास में 12 किलोमीटर। तो हमसे पूछा क्या था कि चोर किस दूरी पे पकड़ाएगा? तो 12 किलोमीटर पे पकड़ाएगा। और पुलिसकर्मी की चाल कितनी आ जाएगी हमारे पास में? वो आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ना समझ पा रहे होंगे। सिंपल सा सवाल था, इतना इसलिए लगा क्योंकि हमने आपको समझाया है। बाकी 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन हो सकता था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल डीआई का है। इसमें करना कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन मन ही मन में करनी है। अब देखो उसमें क्या दे रखा है? 1992 से लेके 1995 तक जो भी चीजें हैं उनका एवरेज बताना है। तो 1992 में क्या हुआ? 5.7 लिखते हैं यहाँ। तो 1992 का डेटा दे रखा है हमें 5.7। उसके बाद 1993 का क्या दे रखा है? 10.15। ये है 10.15। उसके बाद 1994 का है हमारे पास में 12.16। और उसके बाद है हमारे पास में 10.22। यही पूछा 1992 से लेकर 1995 तक के जो भी डेटा दे रखा है उसका एवरेज। तो अब इसे जोड़ेंगे कैसे? पहले जो बाद वाली डिजिट है पॉइंट के बाद की उसे भूल जाओ। जो हमारे इस वाली डिजिट के पॉइंट के बगल वाली डिजिट है उसे जोड़ लेते हैं। तो 10 और 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 15। 15 और 12 27। 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37। उसके बाद जोड़ो पॉइंट वाली। पॉइंट में क्या है? 15 और 7 22। 22 और 22 44। 44 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 44 और 16 हो जाएगा हमारे पास में 60। 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने पर लगभग 9.5 से ऊपर जाएगा। तो 9.5 से ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है? अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में भी अप्रोक्स में पूछा था इंटीजर के फॉर्म में, तो इंटीजर 9.5 के करीब क्या है? 10 है। अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही ट्रिकी टाइप है। अगर आपने मतलब बेसिक कंसेप्ट इसका नहीं जाना है तो आपके लिए बहुत ही कैलकुलेटिव भी हो सकता है, या फिर आपसे बने ही ना। तो उसमें कहना क्या चाह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें कुछ तरल भरा है, उसमें जो रेशियो है सिरप और वाटर का है, जो भी रेशियो है, और वो बोल रहा है कि उसमें से हमने मिक्सचर निकाल लिया और वाटर डाल दिया, उसके बाद रेशियो दे दिया। तो एक बात समझो, अगर मिक्सचर में हम निकालेंगे
किसी बर्तन में से, जैसे मान के चलो चाशनी और पानी का ही मिक्सचर है, उसमें से कुछ मिक्सचर निकाल लिया, तो रेशियो पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने रेशियो ही निकाला है। तो दो जगह अगर हमने डिवाइड कर दिया तो जो रेशियो निकाला या फिर जो रेशियो बर्तन में है, दोनों में ही समान मिक्सचर, उसी मिक्सचर में वो रेशियो भी समान होगा और वो रेशियो भी समान होगा। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कोई मिक्सचर है, एक बर्तन में ये दूध और पानी है, यहाँ पे 3:2 के अनुपात में दूध और पानी। अब इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाला और इस वाले पात्र में डाल दिया, तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात यहाँ घटेगा क्या, या फिर यहाँ अनुपात नया होगा क्या? नहीं होगा। इस वाले मिक्सचर में अगर दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ भी दूध और पानी का अनुपात 3:2 होगा। अगर हम किसी बर्तन में से मिक्सचर निकालते हैं तो उसमें जो भी दूध पानी कुछ भी हो, उनका अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यही वाला कंसेप्ट जो है इस वाले क्वेश्चन में लग रहा है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि वाटर रेशियो सिर्फ हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 5:11। लेकिन इसमें से उसने क्या निकाल लिया है? मिक्सचर निकाल लिया है। अब मिक्सचर निकालने के बाद भी अनुपात तो 5:11 ही है। अब मान के चलो हमने निकाल लिया यहाँ से 1 लीटर मिक्सचर, उसके बाद ऐड कर दिया इसमें उतना ही पानी, ठीक है। अब अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास में? अब अनुपात हो गया 2:3 का। क्या हमने सिरप ऐड किया है? नहीं किया है, तो सिरप को क्या कर लेंगे? बराबर। मतलब अगर यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 11 का, यहाँ पे कर दो 3 का, तो सिरप क्या बन जाएगा हमारे पास में? 33। और यहाँ पे वाटर कितना बन जाएगा? 15। यहाँ पे सिरप क्या बन जाएगा हमारे पास में? 33। और यहाँ पे वाटर क्या बन जाएगा हमारे पास में? 22। इसका मतलब क्या होगा कि हमने पानी कितना मिलाया होगा? 7 लीटर। हमने पानी क्या मिलाया होगा? 7 लीटर मिलाया होगा। और मिक्सचर कितना है हमारे पास में? तो मिक्सचर अभी भी हमारे पास में 33 + 15 48। और ये मिक्सचर कब है हमारे पास? जब हमने से इसमें से मिक्सचर कुछ निकाल लिया था। और कितना निकाला था? जितना पानी ऐड किया है। पानी ऐड कितना किया है? 7। तो इसमें 7 जोड़ दो, तो 48 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 55। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 लीटर पानी हमने ऐड किया कितने में? 55। ये फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप क्या किया है? अगला सवाल, लंबाइयों के निम्नलिखित में से कौन से सेट में एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी? Which of the following sets of length will give 3 sides of an obtuse angle triangle? पहली चीज तो आपको ये पता होगी, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मान के चलो ये ए है, ये बी है, ए के सामने वाली साइड ए, और ये अगर बी है और ये सी, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में? a² + c² बराबर b²। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों छोटी साइड है वो बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। कर्ण हमेशा क्या होगा? बड़ा। इन दोनों में से कोई एक छोटी होगी, तो इसको मान लेते हैं छोटी 1, और ये होगी हमारे पास में छोटी 2। किसके संदर्भ में? इस वाले कर्ण के संदर्भ में। तो एक क्या हो गई हमारे पास में? बड़ी। तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें कि छोटी 1 का स्क्वायर + छोटी 2 का स्क्वायर बराबर बड़ी का स्क्वायर। ऐसे अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर जो दोनों छोटी वाली साइड है उनके स्क्वायर के सम से क्या होगा? बड़ा। तो छोटी 1 का स्क्वायर + छोटी 2 का स्क्वायर। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या करें तो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर क्या है? उससे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मेरे पास में 16 63 65। ये ट्रिपलेट सभी को पता होगा, सबसे बेसिक 16 63 65, इसको चेक ही नहीं करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन क्या दे रहेगा हमारे पास में? 15 62 और 64। तो 15 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 225। 62 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? स्क्वायर निकालना हमने सिखाया है, कैसे करेंगे? पहले 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4।
फिर क्या करेंगे 6 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 का 4, हासिल कितना आ जाएगा 2। उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 कितना आ जाएगा 38। तो हमारे पास में 62 का स्क्वायर कितने निकल के आया हमारे पास में 38 44। तो 38 44 इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 6 0 4069। उसके बाद 64 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4096। 64 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास में 4096। ये इससे बड़ा है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अब दोनों छोटी साइड कौन कौन सी थी हमारे पास में 15 और 62। तो 15 का स्क्वायर किया 225, 62 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 3844। दोनों को जोड़ा हमने 4069 आया। लेकिन जो बड़ी वाली साइड थी वो थी हमारे पास में 64, उसका स्क्वायर किया क्या आ गया हमारे पास में 4096। अब 4096 जो है 4069 से बड़ा है, इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल की ये साइड हो सकती है। ठीक है, आ रहा होगा यहां तक समझ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, क्या दे रखा है कि 4 पुरुषों का काम जो है 4 फीमेल के बराबर है। जैसे मेल रेशियो फीमेल कितना आ गया हमारे पास में 3:2। ऐसे उन्होंने दे रखा है कि 4 फीमेल का जो कार्य है वो 6 बॉयज के बराबर है। तो यहाँ से फीमेल रेशियो बॉयज कितना आ जाएगा 3:2। दोनों में फीमेल फीमेल कॉमन है, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज मतलब 9:6:4। ये हमारे पास में इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब वो बोल रहा है कि जो बच्चे हैं वो 60 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 × 4। तो मेल प्लस फीमेल कितने दिन में काम करेंगे, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। 15 की इफिशियंसी से दोनों मिलके काम करेंगे, तो 15 से 4 बार 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब जो एक आदमी और एक महिला जो है इस कार्य कितने दिन में कर लेंगे 16 दिन। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे भी खेल होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें ऐसा ही बराबर लगा देंगे PRT/100, उससे भी जल्दी हो सकता है। लेकिन मेन चीज क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमारे पास में कि 1 रुपये था हमारे पास में और वो बन गया है 3। मतलब इसमें 1 रुपया तो हमारा ही है, ब्याज कितना मिला है 2। अब ये जो 2 ब्याज है वो कितने वर्षों में मिला है 16। अगर हमें रेट निकालनी है साधारण ब्याज में तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर 16 वर्षों में हमारे पास में जो ब्याज है 16 वर्षों में ब्याज है 2 रुपए, तो 1 वर्षों में कितना ब्याज होगा 2/16 मतलब 1/8। तो हमें 1/8 का ब्याज मिला कितने पे 1 पे परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100%। अब 1/8 मतलब क्या होता है हमारे पास में डायरेक्ट 12.5%। ये वाली चीजें मन ही मन में करने की थी, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। लगभग एक आध दो स्टेप में अगर करना चाहो तो कर सकते थे, लेकिन अगर ऐसा ही बराबर PRT/100 करते रह जाओगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। इसीलिए एग्जाम में आप देखोगे साधारण ब्याज के सवाल ज्यादा मिलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत कम मिलेंगे। अगर पेपर को कैलकुलेटिव करना हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन डालेगा। कंसेप्ट ऐसे नहीं है चक्रवृद्धि ब्याज में जो बच्चा ना लगा पाए, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा होता है कि कंसेप्ट ही नहीं लगा पाते हैं, या फिर लगाते हैं तो ज्यादा लंबी मेथड हो जाती है उनकी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इसमें क्या इस क्वेश्चन का अगर आप कम समय में करते हैं तो जो ज्यादा समय में करने वाले एक्चुअल में जो ज्यादा समय में करने वाले क्वेश्चन थे उनको आप ज्यादा समय दे पाते थे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसकी और इसमें वो कम समय दे रहा है और जो करने लायक क्वेश्चन उनमें ज्यादा दे रहा है तो आगे निकल जाएगा। समझ पा रहे बात को। अगला सवाल आजकल एडवांस के बहुत ही सिंपल सवाल है। तो सवाल है हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये पॉइंट है हमारे पास में डी और ई। क्या बोल रहा है वो डी पैरेलल टू बीसी। अगर डी ई पैरेलल टू बीसी है इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाला जो ट्राइंगल है ADE, ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC के क्या हो जाएगा पैरेलल।
अब उसने दे रखा है AD रेशियो DB, वो दे रखा है 4:5। मतलब अगर छोटे वाले ट्रायंगल की साइड 4 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 9। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो तो यहाँ पे TE साइड है, एक BC साइड है, तो यहाँ पे भी अगर ये 4 है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 12। 4 की वैल्यू उन्होंने देके रखी है 12, तो कितने गुना वैल्यू है, ये है 3 गुना, तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना, मतलब 27 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आ रही है समझ में बात? चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में भी लगभग कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अगला सवाल है हमारे पास में, एक दुकानदार अपना माल 18% की छूट पर बेचता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस कैलकुलेटर बनाने का प्रयास किया गया है, बाकी बना नहीं उनका बात अलग है। तो यहाँ पे MP रेशियो CP आपने पढ़ा होगा 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट, और CP होता है हमारे पास में क्या 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास में, प्रॉफिट दे रखा है 30%, मतलब ये कितना हो जाएगा 130 रेशियो 18% की छूट, मतलब कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 82। अब वो बोल रहा है कि अगर इसको हम 12% की छूट पे बेच दें, मतलब अब CP और SP का रेशियो कितना आ जाएगा, तो CP तो 82 ही रहेगा हमारे पास में, लेकिन SP क्या हो जाएगा हमारे पास में 130 पे हमने क्या दे दिया 12% की छूट, मतलब इसका 88% निकाल लो। अब 88% निकालने जाओगे, एक 0 से एक 0 गया, 2 से इसे काटो 41 बार, 2 से इसे काटो 44 बार, 2 से फिर से इसे काट लो 22 बार, 2 से 5 बार, तो 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 205, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 13 इंटू 2 26, तो 26 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, तो 2 या लिखो 6 या लिखो, बीच में दोनों का योग कितना आ जाएगा 286, मतलब लाभ कितना आ रहा है हमारे पास में 81 का। तो 81 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ है 205 पे इंटू 100%। अब इसे सोल्व करने जाओगे हवा टाइट हो जाएगी, लेकिन इसमें भी कंसेप्ट ज्यादा अच्छे होने चाहिए आपके परसेंटेज के। तो जैसे अगर मैं 205 का 10% निकालने जाऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास में 20.5। अब 20.5 देखो यहाँ पे देखो 81, मतलब 20 का 4 गुना हो रहा है, तो इसको निकाल लो हमें 40%, तो 20 अगर 10% 20.5 है तो 40% कितना निकलेगा 82, मतलब 82 81 के आसपास ही आ रही, लेकिन 81 82 से कम है, तो 40% से तो कम आएगा ही आएगा। अब देखो ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन में क्या दे रखा है 40 से कम, एक तो 39.51 और एक क्या दे रखा है 35.45, इतनी दूर जाएंगे नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन लगा देंगे हम 39.51%। अगर मन नहीं मान रहा तो फिर भी कर लो यार, ठीक है। अगले सवाल, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उसकी नॉमिनल बचत में भी 5% की वृद्धि हो गई, तो रवि की वर्तमान नॉमिनल आय का कितना प्रतिशत है, तो इनकम रेशियो सेविंग्स, मान लो इनकम 100 थी और ये कितना बचाता था 20, अब इसमें 25% की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया है 125, और इसमें 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, 20 का 1/20 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 जोड़ दो इसमें कितना आ जाएगा 21। अब उसने पूछा है कि 21 125 का कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100% कर लो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो मतलब कितना आ गया हमारे पास में 84/5 इंटू प्रतिशत, सॉरी 100 तो लगा ही दिया था, तो 5 से 80 बार कितनी बार जाएगा 16 बार, बचा कितना 4/5 कितना होता है हमारे पास में 8, तो 16.8%। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, 1/5 20%, 4/5 80%, 3/5 60%, 1/4 25%, 1/8 12.5%। ये चीजें याद होती नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे डेली, उतनी ही ज्यादा ये चीजें परफेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। अगला सवाल DI का है, The following table shows the percentage of population of 5 states below poverty line and above poverty line of males and females below and above
इफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी एंड स्टेट सी इज 6000 ईच, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो बिलो पॉवर्टी लाइन में मेल्स रेशियो फीमेल दोनों चीज दे रही है, मेल्स रेशियो फीमेल, और परसेंटेज यहाँ पे दे रखा है बिलो पॉवर्टी लाइन का। तो बी में हमारे पास में कितने प्रतिशत है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो है हमारे पास में 13% बी में है, और सी में कितने हैं 26%। और अच्छी बात यह है कि दोनों में ही 6000 है, तो डायरेक्ट दोनों का एक ही निकाल लेते हैं। मेल रेशियो फीमेल यहाँ पे कितना है 8:5 का है, और यहाँ पे कितने का है, तो यहाँ है हमारे पास में 9:4 का। तो 5 का 5/13 करो, 8 और 5 13 हो रहे थे। यहाँ पे फीमेल कितने निकलेंगे हमारे पास में 5%, यहाँ पे 4/13 26% का, मतलब 8% यहाँ पे निकलेंगे। तो 8 और 5 कितना 13%। 13% किसका निकालना है हमें 6000 का, तो यहाँ पे कर लो 13/100, 20 से 20, 13 × 78 780। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कैलकुलेशन को जितनी कम करना चाहो उतनी कर सकते हो। डीआई पूछते हैं इसे जब कैलकुलेशन को कितना कम करना सीख चुके हो। अगला सवाल है हमारे पास में फिर से पुलिस कर्मी का। वो वाले सवाल में एक कंसेप्ट लग चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछ लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो 12 से क्या हो रही है 10। टाइम तो दोनों को सेम लगेगा, टाइम तो सेम ही लगेगा। अगर टाइम सेम है तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो हमारे पास में डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा 10:12। मतलब ये कितना ज्यादा भाग रहा है 2 ज्यादा भाग रहा है, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 400 मीटर, मतलब कितने गुना वैल्यू है 20 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 20, तो कितना हो जाएगा 200 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 200 गुना, तो ये आ जाएगा 2400। अब ये अगर मीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा मीटर में, लेकिन कुछ ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या दिया किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। आ रही बात समझ में। अब किसी को अगर ये समझ में आया कि टाइम सेम है तो यहाँ देखो यार, जैसे इन दोनों के बीच में 400 मीटर का गैप था। अब चोर ने यहां से शुरू किया भागना और पुलिस ने यहां से पकड़ेगा तो यहाँ पे। अब यहां से यहां जितना समय इसको लगा उतना ही समय इसको लगा होगा, टाइम सेम है। अगर टाइम सेम क्यों लग रहा है, क्योंकि स्पीड अलग अलग थी। इस पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा थी और चोर की कम थी, इसलिए उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, समझ पा रहे। अगला सवाल, कोसेक 30 माइनस कोस 60, बहुत ही डिफिकल्ट सवाल। कोसेक 30 की वैल्यू 10 और इसकी 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2। नहीं आया समझ में तो तैयारी करो अच्छे से। अगला सवाल है हमारे पास में, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर और धारा के दिशा में 44 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में वो धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। इक्वेशन आप बना के आपने सॉल्व बहुत किया होगा। अब यहाँ देखो, ये हमारी अप स्ट्रीम है, ये है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में पहला कितनी जा रही है 20 किलोमीटर, और यहाँ पे कितनी जा रही है 44 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो लग रहा है उसे वो लग रहा है 8 घंटे का। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन दी है उन्होंने, उसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जा रही है वो 22 किलोमीटर और यहाँ पे 15 किलोमीटर, और अब टाइम कितना लग रहा है हमें, तो टाइम लग रहा है 5 घंटे का। तो ये भी क्या है अप स्ट्रीम की, और ये भी क्या है डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये भी डाउन स्ट्रीम की स्पीड है। मतलब यहाँ पे B प्लस W हो रहा होगा, यहाँ पे B प्लस W हो रहा होगा, और यहाँ पे B माइनस W हो रहा होगा, और यहाँ भी B माइनस W हो रहा होगा। अब इस वाली चीज को एज्यूम कर लो कि B प्लस W और B माइनस W किसी एक की वैल्यू जो स्पीड है वो सोच लो। जैसे हमने मान लिया 11 का मल्टीपल है, तो इसको हमने B प्लस W को मान लिया कि 11 किलोमीटर पर हार 4 होगी। तब इसको 11 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4 घंटे। अब 8 घंटे में से 4 घंटे मैंने इसे चलवा लिया, तो बचा कितना 4 घंटे। तो यहाँ पे 4 से भाग दो, कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 किलोमीटर पर हार मेरी क्या आ जाएगी
अप स्ट्रीम की चाल। अब यहाँ पे सेटिस्फाइड करवा लो कि हमने 11 तो मानी थी और उसी मानी हुई वैल्यू से हमारे पास में 5 क्या आ गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड। यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास में 15/5 कितना आ जाएगा 3 घंटे। यहाँ पे आ रहा 3 घंटे और यहाँ पे 11 से डिवाइड करो कितना आ रहा 2 घंटे, मतलब 3 और 2 5 घंटे मिला के आ रहा है। सेटिस्फाइड हो गई वैल्यू, तो b प्लस डब्ल्यू 11 आ गई, b माइनस डब्ल्यू 5 आ गई। हमसे पूछा है b, तो b कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर दो 2 का, 11 5 16/2 मतलब 8 किलोमीटर पर हावर जो हमारी क्या आ जाएगी नाव की स्पीड। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। अगर किसी ने पहली बार ये चीज देखी है तो उसको पहली बार में समझ नहीं आएगा, एक बार और वीडियो को देख लीजिए पीछे कर। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वापस से इसी कंसेप्ट पे, या फिर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो उस पर कमेंट कर दीजिए, वापस से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल, यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। पाई आर एल क्या होता है हमारे पास में, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। पाई की वैल्यू 22/7, R 21 दे रखा है, L दे रखा है हमारे पास में 60 से 3 बार 6 3 18 दूनी 54, 60 ही रहेगा ना। ठीक है, तो 6 3 18 दूनी कितना आ जाएगा 36 इंटू 110, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 3960, तो 3960 हमारे पास में क्या आ जाएगा शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था 3D का, तो हमने जब ये वीडियो बनाया था इससे पहले कि सिलेबस डिस्कशन का, जिसमें बताया था हमने कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, उसमें बताया था मेंसुरेशन से बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। ये सवाल भी अच्छा तो क्या ही था, ठीक था। cos A प्लस cos स्क्वायर A बराबर दे रखा था 1, तो यहाँ से cos A बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर क्या आता है हमारे पास में sin स्क्वायर है। अब अगर इसकी पावर 2 करते हैं हम, तो ये इधर क्या आ जाएगा हमारे पास में cos स्क्वायर A बराबर sin की पावर 4A। अगर इसका क्यूब करें तो क्यूब कितना आ जाएगा cos क्यूब A बराबर sin की पावर 6A। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि sin 4A प्लस साइन की पावर 6A, इसकी वैल्यू में बतानी है। तो साइन 4A बराबर क्या है cos स्क्वायर है, और साइन 6 की पावर A बराबर क्या है cos क्यूब A। अगर इसमें से हम cos स्क्वायर A कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 1 प्लस cos A कॉमन। अगर cos A कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा हमारे पास में cos A प्लस cos स्क्वायर है, तो ये बचेगा हमारे पास में cos A। अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा हमारे पास में cos A प्लस का cos स्क्वायर A। अब इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1, तो आ जाएगा हमारे पास में 1 इंटू cos A बराबर क्या आ जाएगा cos A। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है। अगला सवाल क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम है। अब देखो 12% ऑफ 625, पहला दे रखा है 625 का 12% निकालना, तो 12/100 कर लो, 25 से 4 बार, 25 से 25 बार, 4 से 3 बार, तो 25 से 75। पहले ऑप्शन का आंसर कितना है 75। उसके बाद करना है हमें 15% ऑफ 555, तो पहले 555 का 10% निकालो, कितना आएगा 55.5। उसका फिर 555 का 5% निकालो, अगर ये 10% है तो 5% निकालने के लिए इसका आधा कर दो, इसका आधा कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 27.5, और इसका आधा करेंगे तो 0.5 मतलब 27.75 ये आएगा। चलो तो कितना आ जाएगा मेरे पास पे 5 7 और 5 12, यहीं से देख लो ये 82 आ रहा है, बाद वाली वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये 82 आ रहा है तो 75 तो इससे कम है, अभी तक कौन जीत रहा है 75 जीत रहा है। उसके बाद में 10% करना है 72 720 का, तो कितना आ जाएगा 72।
अब कौन जीत रहा है? 72, सबसे कम पूछा है क्योंकि इन दोनों वैल्यू का कोई महत्व ही नहीं रहा। उसके बाद करना है हमें 9% 845 का। अगर हम 845 का 10% निकाले कितना आएगा? 84.5। अब 9% निकालना था हमें। 9% निकालने के लिए क्या करो? 1% घटा दो, तो 845 का 1% कितना आएगा? 8.45। अगर इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब 72 से तो बड़ी वैल्यू ही आएगी, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे 72 ये वाला जीत गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 10% 720 का। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू पूछी थी, तो सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 6। तो हमसे पूछा है कि x की पावर 4 माइनस 1/x² क्या होगा? अगर x की पावर 4 माइनस 1/x² है तो आपने ये कभी पढ़ा होगा सालों पहले कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 1/x² इंटू x² माइनस का 1/x²। अब हमें प्लस वाली वैल्यू तो दे रखी है, माइनस वाली वैल्यू निकालनी है। तो माइनस वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? अंडर रूट में 6 का स्क्वायर कर दो, माइनस का क्या कर दो? 4। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जाएंगे कितना बचेगा? 32। तो बच जाएगा हमारे पास में 6√32 बराबर 8 इंटू क्या लिख सकते हैं इसे? 16 इंटू 2। तो 4 बार निकले, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 24√2। आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? कंडीशन क्या दे रखी है कि 0 जो है वो x जो है 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटा है। अब यहाँ पे वैल्यू देखोगे आप, तो जो है 1/x x से बड़ा है, और पूछा उन्होंने क्या है कि x की पावर 4 में से 1/x² घटाना है। अगर 1/x x से बड़ा है और हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं, तो आंसर काय में आएगा? माइनस में। तो ये वैल्यू काय में चलेगी? माइनस में। आंसर भी क्या आ जाएगा? माइनस का 24√2। समझ पा रहे हो? x जो है हमारा 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली 1/x x से बड़ा है, और उन्होंने पूछा क्या है कि x की पावर 4 में हमें 1/x² घटाना है, मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हटाना है। अगर छोटी में बड़ी वैल्यू हटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। इसलिए बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ में बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आप में इसमें कितने ही महान बन जाओ, अगर जब तक बेस सही नहीं है वहां तक कोई ट्रिक्स, कोई मेथड काम नहीं करती। अब यहाँ पे दे रखा उन्होंने x बराबर 1/x माइनस 3, और पूछा क्या है? x प्लस 1/x। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसका, x माइनस 3 बराबर 1, यहाँ से x माइनस 3 बराबर क्या आएगा? 1/x। 1/x को इधर ले आओ, तो x माइनस 1/x बराबर 3। प्लस वाला पूछा है, तो प्लस वाला अभी बताया था कैसे निकालते हैं। x प्लस 1/x बराबर इसका स्क्वायर कर दो, प्लस वाला निकालना है तो प्लस 4 कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 13। ठीक है, समझ पा रहे हो इतना? अगर प्री दिया था या फिर देने वाले हो या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हो, इतना पता होगा। अलजेब्रा में सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं, x प्लस 1/x का फॉर्म। अगला सवाल क्या है? ये सर्कल बना हुआ है, ये a है, ये b है, और यहाँ पे o, यहाँ पे है p। तो मैं AO भी दे रखा है, वो दे रखा है 130। हमसे पूछा है AP भी। अब ए वाली आर्क देखो, AB आर्क, AB आर्क ने केंद्र में कितना कोण बना रखा है? सेंटर पे 130। अगर ये वाली आर्क से मैं सर्कमफ्रेंस पे कोण पूछूं कितना बनाएगी? इसका आधा, मतलब कितना बनाएगी? 65। अगर इसे मान लो मैं x नाम दे दूं, तो ABXP, इस ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? आमने सामने कोणों का योग 180। तो इस वाले एंगल APB का मान में निकालूं तो 180 में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे? 65, मतलब कितना आ जाएगा? 115। ठीक है, क्लियर है इतना? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल चलो यहाँ देख लो।
अगर इसमें x का हम डायरेक्ट भाग दे तो क्या बचेगा हमारे पास में, x माइनस का 1/x बराबर 8। अब पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर माइनस है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके प्लस 2 कर दो, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, इसमें 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 66। तो हमारा 25वां क्वेश्चन भी सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। ये शिफ्ट थी हमारी 26 जुलाई की। अभी तक बताया जा रहा है कि 2023 में जितनी भी 39 शिफ्ट हुई है, ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, जिसका सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, शुक्रिया।